हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स के एमसीक्यूज़। आज हम कुछ एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे और ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद भी इसमें कई सारी वीडियोस आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज़ कॉल्ड। यानी कि जब जो हमारा ट्रेजिक हीरो है, जब उसके फॉर्च्यून में बदलाव आता है, उसके भाग्य में बदलाव आता है, उसको क्या बोलते हैं? ए कैथारसिस, B. Peripetia, C. Epistle and D. Poesis. So right answer is B. Peripetia. मीन्स एक टाइम ऐसा आता है कि जो ट्रेजिक हीरो है उसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है, उसका फॉर्च्यून गुड से बैड होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल किंग लियर, अगर आप उसकी स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट इज द प्लॉट देन इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजिडी एंड करेक्टर होल्ड द सेकेंड प्लेस। कि जो एक प्लॉट होता है उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होती है? ट्रेजिडी की सोल होती है, ट्रेजिडी की आत्मा होती है, और जो उसके कैरेक्टर हैं उनका स्थान दूसरा होता है। ये लाइन ट्रेजिडी के बारे में किसने बोली है? ए प्लेटो, बी एरिस्टोटल, सी शेक्सपियर एंड डी लोगनस। सो राइट आंसर इज बी, एरिस्टोटल ने बोला है। ऐसा किसके लिए? ट्रेजिडी के लिए। ट्रेजिडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। कि ट्रेजिडी जो है हमारे एक्शन की ही इमिटेशन है। डेट इज़ सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? मतलब किसने ट्रेजिडी को इस लाइन को बोलकर डिफाइन किया है? ए प्लेटो, बी एरिस्टोटल, सी शेक्सपियर एंड डी लोगनस। सो राइट आंसर इज बी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ही बोला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking toward its the attitude of amusement and scorn is called। यानी हमारी कोई एक सब्जेक्ट है जिसको इतना ज़्यादा गिरा दिया जाता है, ऐसे बना दिया जाता है कि वो हंसी का पात्र बन जाता है। मतलब कोई सीरियस सब्जेक्ट है बट उसको हंसी का पात्र बना दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ए एलिग्री, बी मेलोड्रामा, सी पैरोडी एंड डी सटायर। सो राइट आंसर इज सी, पैरोडी। पैरोडी क्या है कि एक कोई सीरियस सब्जेक्ट होता है तो उसकी इमिटेशन करना और उसके बाद उसको एक क्या देना, कॉमिक रिलीफ देना, उसको बोलते हैं पैरोडी। मतलब कोई बहुत ज़्यादा सीरियस सब्जेक्ट है, कोई एक नॉवल है जो बहुत सीरियस है और उसको इमिटेट करके उसे कॉमेडी में बना देना, उसको हम पैरोडी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेजर इंडिकेट इन ड्रामा। देखिए ड्रामा में एक टर्म आती है कर्टन रेजर, उसको क्या होता है? A. One who raised curtain, B. A modern drama of serious nature, C. Supernatural agency in drama which reveals some truth, and D. A short play before the main play. So right answer is D. A short play before the main play. जब हम मेन प्ले कोई शुरू होता है उससे पहले एक छोटा सा प्ले किया जाता है, उसी को कर्टेन रेजर बोला जाता है। Now next question is what is the meaning of the expression avant-garde? avant-garde का मीनिंग क्या होता है? एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग क्या है? A. Unintentional attitude, B. Ridiculing attitude, C. Tragic conclusion and D. New writing that is innovative. So right answer is D. New writing that is innovative. So basically क्या है कि avant-garde उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता है जो लिटरेचर में एक नए आइडियाज़ को लेकर आ जाते हैं, जो कुछ नया डेवलप करते हैं और जो चल रहा है कल्चरल वैल्यू उससे कुछ अलग ही लेकर आते हैं। उन आर्टिस्ट या ग्रुप को क्या कहा जाता है? avant-garde बोला जाता है। Now next question is what is the stream consciousness technique? stream of consciousness technique क्या है? बहुत important है। A. technique which depicts the inner thought and feeling, B. a study of relation between words and things, C. a theatrical device and D. a particular kind of knowledge. So right answer is A. technique which depicts the inner thought and feelings. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? वेल एक तरह का मेथड है नरेशन का, जिसमें जो कैरेक्टर के दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं उनको शब्दों में कहा जाता है, उसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। और जो ये टर्म थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स, उन्होंने अपनी रिसर्च द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में ये टर्म जो है कॉइन की थी। मतलब वो सबसे पहले इस टर्म को लेकर आए थे। कौन? विलियम जेम्स, इन हिज रिसर्च द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। Now next question is another name for verse libraries. verse library का दूसरा नाम क्या है? A. free or open verse, B. blank verse, C. curtly verse and D. none. So right answer is A. free open verse. तो फ्री वर्स क्या होता है कि जैसे कि फ्री वर्स पोएम है, उसमें कोई भी सेट मीटर नहीं होता, ना ही उसमें कोई राइमिंग स्कीम होती है, और जो हमारी पोएम होती है वो कोई भी एक
पैटर्न सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करती, उसमें कोई भी राइमिंग इफेक्ट नहीं होता। जबकि इसके उलट जो ब्लैंक वर्ड्स होती है उसमें क्या होता है, एक आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करते हैं। सो फ्री वर्ड्स किसको कहा जाता है, जिसमें ना तो कोई मीटर ना कोई राइमिंग स्कीम कुछ भी फॉलो नहीं किया जाता, उसी को फ्री एंड ओपन वर्ड्स बोला जाता है, जिसका अनदर नेम क्या है, वर्ड्स लाइबर। नेक्स्ट इज अ सीज़ूरा इज अ डैश इन अ लाइन। तो ये क्या है, अ पॉज, अ सिलेबल, सी स्ट्रेन एंड डी एक्सेंट। सो राइट आंसर इज ए पॉज। सो लाइन में जब एक पॉज आता है, मतलब कोई पोएम है उसकी लाइन हम पढ़ रहे हैं, बीच में कहीं एक पॉज आ रहा है जहाँ पर पढ़ते पढ़ते हम बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, उसको सीज़ूरा बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है, ए पोएट्री रिटर्न टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वर्सिफिकेशन, B. Royal permission to write poetry. C. Liberties with language and facts in poetry. And D. Poetic norms of particular period. So right answer is C. Liberty with language and facts in poetry. So जो भी लिबर्टीज़ होती हैं लैंग्वेज की या फैक्ट्स हैं, उसे पोइट्री में कौन एंजॉय करता है, पोइट एंजॉय करता है, उसी को पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। मतलब हमारे दिमाग में क्या होता है, एक जागता हुआ दिमाग है जिसके अंदर क्या आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं जो टूटे फूटे हैं ऐसी, और उसके लिए दिमाग क्या है, अवेयर है, उसको क्या बोलते हैं, ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बी एपिफैनी, सी नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड डी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। सो राइट आंसर इज ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये क्या है, एक बहुत सारे थॉट्स का दिमाग में फ्लो जो चलता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय कैथारसिस। कैथारसिस क्या है, ए ट्रेजिक फ्लॉ इन द एंटागोनिस्ट, tragic flaw in the protagonist, C. false step taken in dark, D. purgation of emotion of pity and fear. So right answer is D. purgation of emotions of pity and fear. So कैथारसिस एक ऐसी स्टेट है जिसमें अपने किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, किसी प्ले का या किसी थॉट का सहारा लिया जाए, किसी भी लिटरेचर एक्टिविटी का सहारा लिया जाए, उसको कैथारसिस बोलते हैं। मतलब अपना गुस्सा दिखाने के लिए, डर दिखाने के लिए, इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, इस इमोशन से बाहर निकलने के लिए अगर किसी लिटरेचर एक्टिविटी का सहारा लिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्ले करने के थ्रू उस एंगर को बाहर निकाला जा रहा है, या फिर कोई लिटरेचर, कोई भी पोएम है उसके थ्रू अपना डर या कोई भी भावना है उसको व्यक्त किया जा रहा है, उसको ही कैथारसिस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। तो डिस्टोपिया का क्या मीनिंग होता है लिटरेचर में, ए प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, बी अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड, सी प्लीजेंट रियल वर्ल्ड एंड डी अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। सो राइट आंसर इज डी अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। तो डिस्टोपियन लिटरेचर, ये पहले हम डिस्टोपिया के बारे में बात करते हैं। डिस्टोपिया क्या होता है कि एक ऐसी सोच कि जिसमें सब कुछ इम्परफेक्ट है, कुछ भी अच्छा नहीं होता, हर चीज़ जो भी होने वाली है वो सिर्फ गलत ही होगी, उसको डिस्टोपिया कहते हैं। और जो डिस्टोपियन लिटरेचर होती है, मतलब कोई ऐसा वर्क किसको डिस्टोपियन लिटरेचर कहते हैं, जिस वर्क में ये दिखाया जाए कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब जो भी होने वाला है वो गलत ही होगा, जैसे युद्ध होने वाले हैं या फिर डिज़ास्टर आने वाले हैं, मतलब कुछ भी परफेक्ट नहीं है और बुरा ही होगा, उसे हम डिस्टोपियन लिटरेचर कहते हैं। और डिस्टोपिया का मतलब ये होता है कि अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड जिसमें कुछ भी परफेक्ट या ठीक नहीं होगा, और इसके उल्टा जो वो है यूटोपिया, जो एक क्या है, परफेक्ट इमेजिनरी वर्ल्ड है, वो कौन सा है हमारा, यूटोपिया, वो इसका उल्टा होता है। नाउ नेक्स्ट इज अ कैरेक्टर विच रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। एक कैरेक्टर जो पूरी स्टोरी में चेंज ही नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, ए राउंड कैरेक्टर, बी ड्रामेटिक कैरेक्टर, सी कैरिकेचर एंड डी फ्लैट कैरेक्टर। सो राइट आंसर इज डी फ्लैट कैरेक्टर। मतलब वो पूरी स्टोरी ख़त्म हो गई, वो जैसा स्टार्टिंग में था वैसे ही एंड में है, वो बुरा था लास्ट में भी बुरा ही है, वो अच्छा था तो लास्ट में भी अच्छा ही है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आया कि वो बुरे से अच्छा नहीं बना या अच्छे से बुरा नहीं बना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, उस कैरेक्टर को हम फ्लैट कैरेक्टर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है, ए ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी एक्टेड इन डोर एंड ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रीट्स। सो राइट आंसर इज बी ड्रामा टू बी रीड। सो क्लोजेट ड्रामा क्या होते हैं कि उनको सिर्फ पढ़ने के लिए ही लिखा जाता है, उनको किसी स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता, ये इस तरह के प्ले होते हैं। और जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कि जॉन मिल्टन का प्ले है सैमसन एगोनिस्ट, उसको आप केवल पढ़ सकते हैं, वो कहीं भी परफॉर्म नहीं होगा। शैले का प्रोमिथस अनबाउंड है, हार्डी का द डायनास्टार
ये सब क्या है? क्लोजेट ड्रामा के कुछ एग्जाम्पल है, मतलब जो सिर्फ पढ़े जाते हैं, परफॉर्म नहीं किए जाते, उनको क्लोजेट ड्रामा बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफी मीन्स, ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब होता है? A. The life history of a person written by someone else. The life history of a person written by himself. The life history of a person as reflected in his writing. And the life history, sorry, none of these. So right answer is B. The life history of a person written by himself. So auto means जो बायोग्राफी इंसान अपनी लाइफ की हिस्ट्री खुद ही लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और इसके उल्टा अगर किसी की लाइफ हिस्ट्री कोई और लिखता है, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिथ कम फ्रॉम ग्रीक माइथोस सिग्निफाई। जो मिथ वर्ड है वो ग्रीक वर्ड माइथोस से आया है, इसका क्या मीनिंग है? ए इमेजिनेशन, बी चिल्ड्रन स्टोरी, सी अ स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, कैरेक्टर फ्रॉम द पास्ट। सो राइट आंसर इज सी, अ स्टोरी और प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड। तो ये एक स्टोरी और प्लॉट हो सकती है जो कुछ सच्चाई भी हो सकती है, हो सकता है कि बनी हुई भी हो, इसका रियलिटी से कोई लेना देना ही ना हो, उसको हम मिथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेनिमोन इज रिलेटेड टू। सो डेनिमोन किससे रिलेटेड है? ए एन एसी, बी अ प्ले, सी अ लिरिक एंड डी एनालॉजी। सो राइट आंसर इज ए, अ प्ले। सो ये जो है, ये वाली लिटरेरी टर्म जो है हमारी प्ले से रिलेटेड होती है। वाली क्या होता है, जब प्ले का जो एंडिंग होती है और जो रिजल्ट आता है उसी को डिनोमेंट बोलते हैं। जब प्ले में सब कुछ सेटल हो जाता है लास्ट में आकर, और जो एंड रिजल्ट है वो सबके सामने आ जाता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्ले चल रहा है, लास्ट में सब कुछ सेटल हो जाता है, उस सेटलमेंट को ही डिनोमेंट बोलते हैं। यानी कि जब प्ले का एंड होता है, सब कुछ सेटल हो चुका है, उसको डिनोमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज, एन एक्लोग क्या है? अ लॉन्ग पोएम, बी अ शॉर्ट पोएम, सी अ पेस्टोरल एंड डी अ शॉर्ट डायलॉग। सो राइट आंसर इज सी, अ पेस्टोरल। छोटी सी पेस्टोरल पोएम को एक्लोग बोलते हैं। पेस्टोरल क्या होती है? जिसमें शेपर्ड को दिखाया जाता है, उसको पेस्टोरल बोलते हैं। Now next question is, a sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieve the ludicrous, is best expressed by the term A. The comic relief, B. bathos, C. melodrama and D. paradox. So right answer is B. bathos. तो एक लिटरेरी टर्म है जो सबसे पहले अलेक्जेंडर पॉप ने यूज़ की थी अपने एक ऐसे में, जिसका नाम था पेरीबेथोस। और इसमें क्या होता है कि एक ऐसा इवेंट या प्ले के दौरान ऐसा इवेंट आ जाता है जो सोचा हुआ नहीं होता, या मतलब पहले से सोचा हुआ नहीं है, अनइंटेंशनली इंटेंशनली उसमें डाल दिया जाता है, उसको ही बेथोस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? ए इज़ रिलेटेड टू ट्रेजिडी, इज़ रिलेटेड टू कॉमेडी, इज़ रिलेटेड टू सोनेटरिंग एंड डी इज़ रिलेटेड टू फार्स। सो राइट आंसर इज ए, इज़ रिलेटेड टू ट्रेजिडी। किससे रिलेटेड होता है? ट्रेजिडी से रिलेटेड होता है। पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि जब अपने इमोशन, एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, अपने इमोशन को दिखाने के लिए जब किसी प्लॉट या किसी चीज़ का सहारा लिया जाता है, उसको कैथारसिस बोलता है। रिलेटेड किससे होता है? ये ट्रेजिडी से रिलेटेड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरस इज। कोरस क्या है? ए इज़ अ ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक, is a group of singers in drama, is a group of beautiful actresses, and D is a group of DJ dancers. So right answer is B, is a group of singers in drama. So ड्रामा में जो एक ग्रुप होता है सिंगर्स का, उसको कोरस बोलते हैं। आपने देखा भी होगा कि मेन सिंगर सामने गाता है खड़े होकर, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो बैकग्राउंड सिंगर होते हैं, एक साथ गाते हैं, उसको कोरस बोलते हैं। नेक्स्ट, कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज। कॉमिक रिलीफ क्या है? A. The interval in the play or film. B. A hilarious comedy. C. A short humorous episode interrupting a tragedy. And D. The effect of catharsis. So right answer is C. A short humorous episode interrupting a tragedy. So क्या होता है कि जब राइटर एक ट्रेजिडी लिखता है, सो उसमें एक थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ देने के लिए उसमें छोटा सा एक कॉमेडी एपिसोड भी जोड़ दिया जाता है, उसको कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। नेक्स्ट इज बीट राइटर्स। तो बीट राइटर्स कौन थे? ए wrote in the 1950s, B wrote in 1940s, C wrote in 1960s and D wrote in 1980s. So right answer is A, wrote in 1950s. जो राइटर्स 1950s में लिखते थे उनको बीट राइटर्स बोला जाता था। नेक्स्ट, व्हाट इज सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू क्या है? A, an actor's secret thought uttered aloud, B, secret speech, C, an actor's speech not to be heard by audience, and D, an actor's speech meant for other character also. सो राइट आंसर इज़ ए, एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। सो क्या होता है कि जब प्ले या कोई ड्रामा चलता है, ऑन स्टेज परफॉर्म किया जाता है, तो जो एक्टर के सीक्रेट थॉट होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से उन थॉट्स को बोलता है, उसको सोलिलोक्यू बोलते हैं।
जो सिर्फ ऑडियंस को सुनाई देते हैं, अदरवाइज जो कैरेक्टर उसके साथ परफॉर्म करते हैं उनको नहीं सुनाई देते, उसको बोलते हैं सोलिलोक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, persona, tone and voice reflect in recent criticism. A. The tendency to highlight characterization. B. Tendency to disregard plot in modern novel. C. The tendency to infuse as a major literary tool. And D. The tendency to think of all narrative and lyrics work of literature and discourse. So right answer is A. किसका क्रिटिज्म में किसको शो करने के लिए करते हैं इन सब का यूज़? वेल, द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन को हाईलाइट करने के लिए पर्सोना, टोन और वॉइस का यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? क्रिटिज्म में। नेक्स्ट, ही रिजेंबल द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिसल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये लाइन किसका एग्जाम्पल है? ए. टोटोलॉजी, बी. पेरिफ्रेसिस, सी. ओनोमाटोपिया एंड डी. लाइटोटस। सो राइट आंसर इज बी. पेरिफ्रेसिस। वेल, पेरिफ्रेसिस क्या बोलते हैं? द स्टाइल ऑफ टॉकिंग मीन्स जिस किसी भी वर्ड को अगर मतलब कोई बात हमें कहनी है वो हम शॉर्ट और छोटे शब्दों में बोल सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा लंबा खींच कर एक्सप्लेन करने को ही पेरिफ्रेसिस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसप्लीज इज एसोसिएटेड विद। जो ये वर्ड है विलिंग सस्पेंशन, ये किससे जुड़ा हुआ है, मतलब ये टर्म किसने दी थी? ए. बारन, बी. कीट, सी. कॉलरिज एंड डी. वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर इज सी. कॉलरिज। ये कॉलरिज के द्वारा दी गई है। तो कॉलरिज ने टर्म दिया, उन्होंने कहा है कि ये इसका मतलब ये होता है कि जब हमें रियलिटी पता है किसी चीज़ की लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, उसे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ बोलते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर कोई कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल वो सुपरमैन का रोल प्ले कर रहा है और हमें रियलिटी में पता है कि ये इंसान उड़ नहीं सकता है, ये उड़ेगा ही नहीं, बट हमें दिख रहा है कि मतलब वो प्ले में क्या कर रहा है, वो उड़ रहा है, तो हम उस चीज़ पर यकीन करते हैं। अब उस रियलिटी से हटकर उस चीज़ को देख रहे हैं, अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं कि हाँ वो उड़ रहा है। सो जब हम रियलिटी से अपने रियलिटी को हटकर उस चीज़ पर ट्रस्ट करें, उस चीज़ को बोलते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड पिकार्स्क्यू हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? Latin word picaro, B. Greek word picaro, C. Italian word picaro and D. Spanish word picaro. So right answer is D. Spanish word picaro. So कोई भी प्लॉट है उसके जो एपिसोड है उससे रिलेटेड होता है ये। Now next question is coined the phrase liberalism in literature. लिटरेचर में लिबरलिज्म होना चाहिए, ये जो फ्रेज था ये किसने इसकी शुरुआत की? ए. विक्टर ह्यूगो, बी. जॉन कीट, सी. वर्ड्सवर्थ एंड डी. वॉल्टर पैटर। सो राइट आंसर इज ए. विक्टर ह्यूगो। सो विक्टर ने ये जो थी फ्रेज इसको टर्म किया था। सो दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड थैंक यू ऑल जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, थैंक यू सो मच। और इससे रिलेटेड जो हैं और भी वीडियोज़ आने वाली है, ये पार्ट 1 था, और भी हम क्वेश्चंस जो हैं धीरे धीरे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू।